राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आज हम जापान के डेट जो द्वितीय सदन है, सभासद सदन या पार्षद सदन, उसके बारे में और उसकी डाइट की शक्ति और कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व की क्लास में हमने जापान के डाइट की रचना, उसके अधिवेशन, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और गणपूर्ति के बारे में अध्ययन किया था। तो हमने जाना था कि जापान पहला एक ऐसा एशियाई देश है जहाँ पर संसदीय जो शासन व्यवस्था है उसकी स्थापना हुई। जापान के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 41 से लेकर 64 अध्याय चौथे में डाइट की रचना और शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर जो संसद जिसे हम डाइट कहते हैं वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जिसके प्रथम सदन को हम निम्न सदन या प्रतिनिधि सभा के सदन के नाम से जानते हैं। इसका जो द्वितीय सदन है उसको सभासद सदन या पार्षद सभा कहा जाता है। तो आज हम इस सभासद सदन या पार्षद सभा का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पश्चात हमने डाइट के अधिवेशन, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, उसका सचिवालय और गणपूर्ति आदि के बारे में अध्ययन किया। तो आज हम सभासद सदन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो इसकी सदस्य संख्या है वो 252 है, जबकि जो प्रतिनिधि सभा था सदन था उसकी जो सदस्य संख्या थी वो 480 रखी गई थी। और इसकी जो सदस्य संख्या है वो 252 है, जिसमें से 152 भौगोलिक आधार पर अर्थात उस निर्वाचित जिले से चुने जाते हैं जिनमें देश को विभाजित किया जाता है, जो स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्रों में अनुरूप होते हैं, क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। शेष जो 100 सदस्य बचते हैं वो संपूर्ण राष्ट्र द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, जो सूची पद्धति है उसके आधार पर निर्वाचित होते हैं। यहाँ पर प्रत्येक मतदाता को 2 मतों का प्रयोग का अधिकार होता है, एक स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए, दूसरा राष्ट्रीय क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए। इसके पश्चात इनकी योग्यताएं आती हैं। जैसा कि जो प्रतिनिधि सभा था वह पार्षद सदन था, उसकी जो योग्यताएं हैं उसके समान ही इसकी भी सभासद सदन की भी योग्यताएं हैं। दोनों की योग्यताएं समान है। केवल जो सभासद सदन है उसके उम्मीदवार के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि जो प्रतिनिधि सदन था वहाँ पर जो आयु निर्धारित की गई थी वो 25 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो केवल यहाँ पर आयु का ही मात्र अंतर है और सारी पूरी योग्यताएं दोनों की समान व सेम है। अब हम इसके कार्यकाल के बारे में देखते हैं। तो यह एक अर्ध स्थायी सदन है जिसका पूर्ण रूप से कभी भी विघटन नहीं होता है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन आधे सदस्य 3 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं, और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। सभापति सभासद सदन को अपना सभापति
व उपसभापति चुनने का अधिकार होता है। सभापति सदन की अध्यक्षता करता है व इसकी अनुपस्थिति में उपसभापति यह केवल सदन के अनुशासन तथा व्यवस्था बनाए रखता है। यह प्रस्तावों तथा विधेयकों पर मतदान भी करता है और परिणामों की घोषणा भी करता है। किसी भी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में जब समान मत आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो निर्णायक मत होता है वो देने का अधिकार या इसका प्रयोग ये कर सकता है। इसके पश्चात डाइट की शक्तियाँ व कार्य आते हैं। राष्ट्रीय जो व्यवस्थापिका के रूप में डाइट को विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो इसकी शक्तियों में पहला जो आता है विधायी शक्तियाँ हैं, जिसमें अनुच्छेद 41 के अनुसार डाइट राज्य की सत्ता का सर्वोच्च अंग और एकमात्र विधि निर्मात्री संस्था है। संविधान की सीमाओं में रहते हुए डाइट संपूर्ण देश के लिए किसी भी विषय पर कोई भी कानून बनाने की शक्ति रखता है। जापान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी की गई है। कोई भी साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। दोनों सदनों में विवाद उत्पन्न होने पर जो प्रतिनिधि सदन है उसका ही निर्णय अंतिम माना जाता है। पार्षद सभा अधिक से अधिक इसे कुछ दिनों के लिए, जिसमें 60 दिनों तक विधेयक को पारित करने में विलम्ब कर सकती है, रोक सकती है। इसके पश्चात इसके पास कार्यपालिका जो शक्तियां हैं, उनमें डाइट की जो कार्यपालिका शक्ति है उसमें प्रधानमंत्री को चुनने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कैबिनेट की अधिकांश सदस्य डाइट से ही नियुक्त किए जाते हैं। कैबिनेट के जो सभी सदस्य हैं वो डाइट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। वित्तीय शक्तियाँ यहाँ के संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राष्ट्रीय वित्त के जो यहाँ के संविधान का अनुच्छेद 83 है उसके अनुसार जो राष्ट्रीय वित्त है उसके प्रशासन की शक्ति डाइट को ही प्राप्त है। मंत्रिमंडल है, उसका दायित्व है कि वो प्रत्येक वर्ष के लिए आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसको तैयार कर डाइट के समक्ष विचार तथा जो भी निर्णय हैं लेने हैं उसे तो उसके सामने प्रस्तुत करे। जापान में जो व्यय है कि सभी मदें डाइट के द्वारा ही स्वीकृत की जाती हैं। सम्राट और उसका परिवार है उसको भी उसके जो सभी व्यक्ति हैं के संबंध में जो भी व्यय करना है उस पर नियंत्रण है, स्वीकृति है इत्यादि सभी व्यवस्थाएं हैं जो डाइट के द्वारा ही की जाती है। कहने का मतलब है पूर्ण रूप से वित्त पर इसका नियंत्रण होता है। 4th पॉइंट है जो संविधान संशोधन की शक्ति है। डाइट के पास संविधान संशोधन के कार्य में भी महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान है और इसमें यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव हैं वो दोनों सदनों में से कम 2/3 सदस्यों के मतों से डाइट में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो भी संशोधन संबंधी प्रस्ताव अगर पारित करना है तो उसके लिए 2/3
सदस्यों का समर्थन या अनुमोदन चाहिए तो उसके पश्चात ही उसमें प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा पाएगा। बाद में जनता की स्वीकृति के लिए इसे भेजा जाता है। न्यायिक शक्ति। डाइट को न्यायिक क्षेत्र में भी महाभियोग की सुनवाई करने की संबंधी जो शक्तियां हैं वो भी उनसे प्राप्त है। डाइट के द्वारा ही आरोपों की सुनवाई के लिए महाभियोग न्यायालय की स्थापना की जाती है। अगला, सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच। डाइट के वाद विवाद जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं, राजनीतिक जागरूकता पैदा करते हैं। कोई व्यक्ति डाइट को याचिका भेज सकता है जिस पर सदन की समिति विचार करती है। समिति यदि उसे उचित समझती है तो सदन विचार करती है और आवश्यक कार्रवाई के लिए याचिका को कैबिनेट में भेज सकती है। अन्य शक्तियाँ। डाइट को अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राज सिंहासन के उत्तराधिकार विषय कानून बनाने कोई भी जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो इसे प्राप्त है। डाइट को निर्वाचन के क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, संपत्ति आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। इस प्रकार डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है और जापान की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत इसे लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिटिश शासन की है। इसके पश्चात हम अगली क्लास में जापान की न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे।